नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए कई महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नों की वीडियो जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज लाए हैं हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो यह वीडियो हमारी आधारित है इकोनॉमिक्स की फर्स्ट बुक IED इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के चैप्टर 10 पर्यावरण एवं सतत पोषणीय विकास एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो हमारा आज का पहला प्रश्न यह है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें पर्यावरण की परिभाषा तथा उसके महत्व की व्याख्या करनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि को तथा जल, वायु, भूमि एवं मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों जैसे पौधे, सूक्ष्म जीव तथा संपत्ति में पाए जाने वाले अंतर संबंध को शामिल किया जाता है। तो पर्यावरण की परिभाषा में हम जल, वायु, भूमि और जल, वायु, भूमि, मनुष्य तथा जीव जंतु जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य प्राणी और पौधे होते हैं, उनके मध्य अंतर संबंध को, उनके मध्य किए जाने वाली क्रियाओं को, उनके बीच पाए जाने वाले संबंध को पर्यावरण में शामिल किया जाता है। उन संबंधों को पर्यावरण से ही डिफाइन किया जाता है। तो ये थी हमारी पर्यावरण की परिभाषा। अब हमें बताने हैं पर्यावरण का महत्व। तो पर्यावरण के महत्व में हम बताएंगे कि पर्यावरण मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और मानव जीवन को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। यानी कि जो पर्यावरण होता है मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका महत्व निम्नलिखित पॉइंट से साफ स्पष्ट होता है। तो देखते हैं हम पहला पॉइंट जो ये स्पष्ट करता है कि पर्यावरण मानव जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण जीवन धारण में सहायक है तथा पर्यावरण मानव द्वारा उत्पादित अपशिष्टों को स्वयं में आत्मसात करता है। तो पहला पॉइंट है कि जो पर्यावरण होता है वही संसाधन प्रदान करता है मानव को अपने जीवन यापन के लिए। मानव अपनी ज़िंदगी जी सके, घर बना सके, खाना खा सके, कपड़े, जितने भी संसाधन प्राय जो मानव अपने जीवन में उपयोग में लाता है, वो सारे संसाधन प्राय पर्यावरण की ही देन होती हैं। प्रकृति ही उन्हें प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण जीवन धारण में सहायक होता है। तो हमने जैसे कि चर्चा की कि सभी संसाधन जो मनुष्य अपने जीवन में प्रयोग में लाता है प्राय पर्यावरण से ही प्रदान किए जाते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि पर्यावरण ही जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखता है तथा मानव को उसके जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता है और उसके जीवन को संभव बनाता है। यानी कि पर्यावरण मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका स्थान मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मनुष्य को पर्यावरण से प्राय अपने संबंध मधुर और संतुलित रखने चाहिए। इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, इससे पहले हमें ये जान लेना है। तो ग्लोबल वार्मिंग, जिसे सामान्य भाषा में हम वैश्विक उष्णता भी कहते हैं, इससे अभिप्राय मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को पकड़ने वाली ग्रीन हाउसेस गैसेस के स्तर में बढ़ना होता है, जो प्राय पृथ्वी के पर्यावरण में असंतुलन पैदा करती हैं। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। अब हमें बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम वैश्विक उष्णता भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से गर्म होता है और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ जाती है और पर्यावरण में भी असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब हम व्याख्या करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की। तो ग्लोबल वार्मिंग का महत्वपूर्ण कारण मानवीय
गतिविधियाँ वह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन को जलाना है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को वायुमंडल में बढ़ाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो मानवीय गतिविधियाँ, जिसमें प्राय जो प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण होती हैं वो और जीवाश्म ईंधन का जलाना, ये होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के महत्वपूर्ण कारण, जो कि वायुमंडल में ग्रीन हाउसेस गैसों की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी के साथ अब हम चर्चा करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव जो कि निम्नलिखित हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव जिसके कारण पर्यावरण व मानव जीवन दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो पहला पॉइंट है जलवायु प्रणाली में परिवर्तन आता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण प्राय जलवायु में भी परिवर्तन आता है। दूसरा पॉइंट है भूमि और समुद्र दोनों के तापमान में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूमि का तापमान तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में समुद्र के तापमान में भी वृद्धि होती है, समुद्री जल स्तर भी गर्म हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है अधिकांश भूमि क्षेत्रों में अधिक लगातार गर्म लहरें चलने की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि जो गर्मी का तापमान होता है वो बढ़ता ही जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई क्षेत्रों में आवृत्ति तीव्रता और भारी वर्षा की मात्रा में वृद्धि, तो कुछ क्षेत्रों में सूखा आवृत्ति में भी वृद्धि होती है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुछ क्षेत्रों में तो वो भारी वर्षा की स्थिति देखी जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में प्राय सूखे जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है, यानी कि जलवायु पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिसका मानव जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये थे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे मानव जीवन व पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि ओजोन परत के अपक्षय से आप क्या समझते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें ओजोन अपक्षय के बारे में बताना है कि ओजोन परत का सार क्या है, ओजोन परत का हाश भी हम इसे कहते हैं। तो हमें उस समस्या का वर्णन करना है और बताने हैं इसके जिम्मेदार कारणों के बारे में। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे ओजोन परत के अपक्षय से अभिप्राय ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत के धीरे धीरे पतले होने से है, जो उद्योग और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण क्लोरीन या ब्रोमीन युक्त रासायनिक यौगिकों से निकलने का कारण होती हैं। तो ये थी ओजोन परत के अपक्षय की परिभाषा, जिसका तात्पर्य होता है वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना, जिसके मुख्य कारण होते हैं उद्योग और अन्य मानवीय गतिविधियों से निकलने वाली जहरीले व ब्रोमीन युक्त रासायनिक यौगिक, जो कि प्राय ओजोन परत के अपक्षय का कारण बनते हैं, उसकी गुणवत्ता में कमी लाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, जिसके कारण मानव क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। इसके बाद देखते हैं हम ओजोन परत के अपक्षय के क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों से ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। तो ओजोन परत के अपक्षय के कारण निम्नलिखित हैं। पहला CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, जिसका उपयोग AC और रेफ्रिजरेटरों में शीतलक के रूप में किया जाता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जिसका उपयोग हम अपने फ्रीजों में AC में ये शीतलक यानी ठंडक पहुंचाने के लिए करते हैं, वो गैस भी ओजोन के अपक्षय का एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा है एरोसोल प्रणोदक और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम हैलोन भी कहते हैं, जिनका मुख्य उपयोग अग्निशामक यंत्रों में यानी कि आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। तो वो भी ओजोन परत के अपक्षय के महत्वपूर्ण कारणों में से है। तो ओजोन परत के अपक्षय के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी भी हमने चर्चा कर दी। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो अब हम देखते हैं अपने 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो हमारा 5वां प्रश्न यह है कि
ग्लोबल वार्मिंग के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्णता के कारणों का उल्लेख करना है। हमने पिछले प्रश्नों में उल्लेख किया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और ये मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इस प्रश्न में बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन क्रियाओं के दौरान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और मानव व प्रकृति के लिए खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न करती है। तो देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, मानवीय गतिविधियां, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन का जलना। इससे पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को पकड़ने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के स्तर में बढ़ोतरी होती है। तो पहला मुख्य कारण है मानवीय गतिविधियां, और कई मानवीय गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधनों को जलाना, जिससे मुक्त होने वाला धुआं जहरीली गैसें उत्पन्न करता है और वायुमंडल में और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। उसके अलावा ट्रैफिक्स और क्या कहते हैं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी ग्लोबल वार्मिंग का महत्वपूर्ण कारण होता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है वनों की कटाई, जिससे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो वनों की कटाई यानी कि पेड़ों की लगातार बढ़ती कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो प्राय वातावरण में CO2 की मात्रा को बढ़ाता है और पृथ्वी के तापमान को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, यानी कि गर्म कर देता है। फिर हमारा तीसरा महत्वपूर्ण कारण है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार कारण, जिसे हम कहते हैं वो है ग्रीन हाउसेस गैसेस, जिसमें प्राय 3 गैसेस शामिल की जाती हैं। पहला जल वाष्प, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। तो जल वाष्प जिसे हम H2O कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। तो वातावरण में इन गैसों के प्रतिशत को बढ़ने से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और पृथ्वी का तापमान गर्म होता है, जिससे जलवायु में भी असंतुलन की स्थिति पैदा होती है और कई प्राकृतिक आपदाओं आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये थे ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिनकी हमने व्याख्या की। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वर्तमान में भारत द्वारा सामना की जाने वाली किन्हीं 2 पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि भारत वर्तमान में किन किन पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है और उनमें से किन्हीं 2 समस्याओं का हमें वर्णन भी करना है इस प्रश्न में। तो देखते हैं कि भारत किन किन पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। तो भारत में वर्तमान में बढ़ते प्रौद्योगिकीकरण के कारण कई पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। तो भारत अपने वर्तमान में बढ़ते औद्योगिकरण व प्रौद्योगिकीकरण के कारण कई पर्यावरणीय समस्याओं का शिकार हो रहा है। जैसे पहला है कि प्रदूषण की समस्या, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि बढ़ते प्रौद्योगिकीकरण और उद्योगों के कारण भारत में प्राय प्रदूषण एक सामान्य समस्या हो गई है, जिसमें वायु से तो वायु ही बल्कि जल, भूमि और ध्वनि भी प्रदूषित हो रही हैं। तो भारत में पहली पर्यावरणीय समस्या है प्रदूषण की समस्या। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्णता, जिसकी हमने अपने 2-3 प्रश्नों में विस्तार से चर्चा भी की है। तो हमें कोई 2 समस्याओं का वर्णन भी करना है विस्तार में। तो हम वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्णता का विस्तार से वर्णन भी कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि पर्यावरण की धारण क्षमता व अवशोषी क्षमता में अंतर आ जाने के कारण भी भारत में कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनका प्राय भारत को सामना करना पड़ रहा है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राय भारत में जो अपशिष्ट होते हैं उनकी मात्रा भी बढ़ती है, कूड़ा करकट भी बढ़ता है, जिससे कि पर्यावरण की धारण क्षमता से ज़्यादा मात्रा में औद्योगिक कचरा उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण प्राय जो पर्यावरण है उसकी धारण क्षमता और अवशोषी क्षमता में अंतर आ गया है, जिसका परिणाम हुआ है कई पर्यावरणीय समस्याओं का उत्पन्न होना। इसमें मुख्य समस्याएं गंदी बस्तियों की समस्याओं का उत्पन्न होना व कूड़े करकट से कई संक्रामक बीमारियों का फैलना है। तो ये थी भारत की वर्तमान प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ती हुई समस्याएं, जिनसे प्राय भारत जूझ रहा है। तो हमें इन समस्याओं में किन्हीं
दो समस्याओं का विस्तार से वर्णन भी करना है ताकि हमें इस प्रश्न में पूरे अंक प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ हमारा यह प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि पर्यावरण की धारण क्षमता और अवशोषी क्षमता को परिभाषित करें। तो हमें 7वें प्रश्न में बताना है पर्यावरण की धारण क्षमता क्या होती है और पर्यावरण की अवशोषी क्षमता क्या होती है, दोनों को ही परिभाषित करना है। पर्यावरण की धारण क्षमता और अवशोषी क्षमता प्राय पर्यावरण के संकट और संतुलन की स्थिति को दर्शाते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो हम पहले पढ़ेंगे पर्यावरण की धारण क्षमता के बारे में। तो पर्यावरण की धारण क्षमता से अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों के शोषण निष्कर्षण की दर तथा इन संसाधनों के पुनः जनन की दर के बीच संतुलन की स्थिति से होता है। तो पर्यावरण की धारण क्षमता होती है पर्यावरण की वो शक्ति जिससे वो उस संसाधनों का निष्कर्षण करती है और संसाधनों के पुनः जनन की दर यानी कि उससे बनने की और उसके दोबारा बनने की दर को दोनों के बीच में जो संतुलन होता है उसे हम पर्यावरण की धारण क्षमता कहते हैं। और अन्य शब्दों में यानी कि अगर दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा को समझें तो अन्य शब्दों में धारण क्षमता संसाधनों का शोषण केवल उस सीमा तक करने की अनुमति देती है जब तक कुल संसाधनों के अपक्षय निधि कम नहीं होती है या उसमें ह्रास नहीं आता। यानी कि जो धारण क्षमता होती है वो किसी मनुष्य को संसाधनों का तब तक उपयोग करने की यानी उसी दर तक उपयोग करने की अनुमति देती है जब तक कि उसके अक्षय निधि में कमी नहीं आ जाए या उस संसाधनों के ह्रास की सीमा नज़दीक ना आ जाए। तो ये थी पर्यावरण की धारण क्षमता। अब हमें वर्णन करना है पर्यावरण की अवशोषी क्षमता का। तो पर्यावरण की अवशोषी क्षमता से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा उपभोक्ताओं के कारण उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट यानी अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। तो पर्यावरण की अवशोषी क्षमता वो क्षमता होती है जिसके कारण प्राय मनुष्य के द्वारा उत्पादित अपशिष्टों को पर्यावरण अपने में आत्मसात कर लेता है यानी अपने अंदर समा लेता है, उसे अवशोषित कर लेता है। तो इसे हम पर्यावरण की अवशोषण क्षमता कहते हैं। तो हमने पर्यावरण की अवशोषी क्षमता और धारण क्षमता दोनों के बारे में विस्तार से वर्णन किया और इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। पर्यावरण की धारण क्षमता और अवशोषी क्षमता से प्राय पर्यावरण के संकट और संतुलन की स्थिति के बारे में पता चलता है। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि नकारात्मक पर्यावरण की अवसर लागत अधिक क्यों होती है। तो हमारे 8वें प्रश्न में हमें बताना है कि नकारात्मक पर्यावरण की यानी कि प्रदूषित पर्यावरण की जो अवसर लागत है वो अधिक क्यों होती है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में दीर्घकालीन अवसर लागत शामिल होती है। दीर्घकालीन अवसर लागत शामिल होती है क्योंकि जब संसाधन निष्कर्षण की दर उसके पुनः जनन यानी कि नवीकरण की दर से अधिक होती है तो कई संसाधन विलुप्त व समाप्त होने की कगार पर आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमें नए संसाधनों की खोज में बहुत अधिक निवेश के लिए मजबूर होना पड़ता है जो कि एक नकारात्मक अवसर लागत को प्रदर्शित करता है। तो पर्यावरणीय नकारात्मक जो पर्यावरण होता है उसकी अवसर लागत हमेशा अधिक ही होती है क्योंकि यदि नकारात्मक पर्यावरण वो स्थिति दिखाता है जिस स्थिति में हम हमारे संसाधनों का बहुत तेज़ी से उपयोग करते हैं, इस दर से उपयोग करते हैं कि उसकी पुनः जनन की दर उसके उपयोग करने की दर यानी कि उसके नवीकरण की दर से बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कि जो संसाधन होते हैं वो विलुप्त होने की यानी कि समाप्त होने की कगार पर आ जाते हैं। और नए संसाधनों की खोज में हमारे विशेषज्ञों को व हमारे वैज्ञानिकों को व साइंटिस्टों को वो बहुत अधिक निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है जो कि नकारात्मक अवसर लागत को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जल, हवा आदि भी खराब होते हैं, आदि प्रदूषित भी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन रोगों के उपचार की लागत भी उठानी पड़ती है। पहले नए संसाधनों की खोज की लागत उठानी पड़ती है। यदि हम पर्यावरण को और अपनी गतिविधियों के बीच में संतुलन नहीं बनाते हैं तो हमें नए संसाधनों की खोज
खोज की लागत, और फिर दूसरा इनका तेज़ी से उपयोग करने से व पर्यावरण में संतुलन की स्थिति कायम न रखने से कई प्रदूषण भी होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जिसके कारण कई रोग भी उत्पन्न होते हैं। फिर उन रोगों के उपचार की लागत भी उठानी पड़ती है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि नकारात्मक पर्यावरण के अवसर लागत बहुत अधिक होती है। तो इन दोनों कारणों से ये साफ स्पष्ट होता है कि ये जो पर्यावरण की नकारात्मक पर्यावरण की अवसर लागत होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। तो हम अब चलते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न यही कि सतत विकास से क्या तात्पर्य है। सतत विकास की किन्हीं 3 रणनीतियों की चर्चा कीजिए। तो हमें अपने जो 9वां प्रश्न है उसमें बताना है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, और सतत पोषणीय विकास की किन्हीं 3 रणनीतियों की चर्चा भी कीजिए, यानी कि किन्हीं 3 रणनीतियों का हमें वर्णन भी करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को बिना हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय उस विकास से होता है जिसमें प्राय भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को बिना नुकसान पहुंचाए ही वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो ये थी हमारे सतत पोषणीय विकास की परिभाषा। अब हमें बताना है कि सतत पोषणीय विकास की 3 रणनीतियाँ कौन सी हैं जिनका प्रयोग करके हम प्राय अपने परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की बचत कर सकते हैं। तो फिर सतत पोषणीय विकास की 3 रणनीतियों की चर्चा करते हैं। तो सतत पोषणीय विकास की 3 रणनीतियों की चर्चा में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि ऊर्जा के प्राय पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करना, यानी कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का प्रयोग कर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की निर्भरता को कम करना। पारंपरिक जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और गैर पारंपरिक स्रोत वे जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं। तो भारत की अधिकतर ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं प्राय तापीय तथा जल शक्ति संयंत्र द्वारा पूरी की जाती है। इन संयंत्रों को स्थापित किया जाता है तब इनका संचालन किया जाता है, तो इस दौरान इनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु बाद में इसकी रखरखाव की लागत अत्यधिक कम होती है और ये पर्यावरण प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण मैत्री संसाधन होते हैं। तो फिर ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाकर भी हम जो पर्यावरण के पारंपरिक स्रोत हैं उनको बचा सकते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि संसाधन जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में से एक होते हैं। तो हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा के रूप में हम सतत पोषणीय विकास की रणनीतियों का पालन कर अपने पर्यावरण में अनुकूल स्थिति स्थापित कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक साधनों का प्रयोग कर भी हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को बचा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस यानी कि CNG जो कि एक प्राकृतिक गैस है का प्रयोग कर हम प्राय शहरों में बढ़ते प्रदूषण और डीजल व पेट्रोल पर लोगों की बढ़ती निर्भरता को भी कम कर सकते हैं। तो ये थी सतत पोषणीय विकास की 3 रणनीतियाँ जिनकी हमने अभी इस प्रश्न में चर्चा की। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमारी इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है और इसी प्रश्न के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो समाप्त। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और यदि आपको चाहिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नों की वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।